सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो इस अंश में हम देखेंगे कि कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी पुत्री को किस तरह से भस्म कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस अंश में हम पढ़ चुके थे कि आउटरम जो है आया था और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। देवी मैना के अनुरोध पर जो है नाना साहब का जो महल है उसको जो है हम नहीं बचा सकते। लंदन में जो मंत्रिमंडल है उसका कहना है कि नाना साहब का जो महल है उसको जो है भस्म कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला अंश हम लोग पढ़ने वाले थे, तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक पेन और कॉपी निकाल लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आइए पाठारंभ करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस अंश में आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। उस समय लंदन से लेकर के कोई उत्तर नहीं देती थी। यहाँ तक का गद्यांश जो है अभी मैं आप लोगों को उचित आरोह अवरोह गति एवं लय के साथ में पढ़ करके सुनाऊंगा। तत्पश्चात आप भी अपने घरों में अनुकरण वाचन कीजिएगा। हाँ, एक और विशेष अनुरोध मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते रहिए, घरों में वाचन का अभ्यास कीजिए, वाचनाभ्यास कीजिए। तो आइए पाठारंभ करते हैं। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक पत्र लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। ठीक है, क्या छपा था टाइम्स पत्र में कि उस व्यक्ति को नहीं पकड़ सके जिसने अंग्रेज को जो है अंग्रेज शासन का बहुत क्रोध है, और जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त होगा, खून होगा, शोणित होगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट बड़ी हंसी हुई। ठीक है, उस समय सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। कौन सी रिपोर्ट थी कि उसमें जो है सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। ये बात क्यों लिखी थी, इससे पूर्व पाठ में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सर थॉमस हे की पुत्री मैना और नाना साहब की पुत्री मैना दोनों सहचरी थी, और सर थॉमस हे देवी मैना को पुत्री की तरह स्नेह करती थी। तो इस तरह से बड़ी हंसी हुई, और हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज पर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में जो है वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। क्या छपा कि उनके पुत्र पुत्री या कोई भी संबंधी मिले उसको वहीं पर मार डाला जाए, ये छपा। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, किस कन्या से, जिस कन्या के साथ हे का जो है प्रेमालाप हुआ, उस कन्या उनको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। किसके सामने, जिनके साथ प्रेमालाप, प्रेम जमा अलाप अर्थात प्रेम पूर्वक जिससे बातें हुई सेनापति हे का, उस लड़की के सामने ही उसको जो है नहीं, उस लड़की को जो है सेनापति हे के सामने ही उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा उस पत्र में छपा था। आगे देखते हैं। सन 57 के सितंबर से लेकर के भर कर रोलूं, यहाँ तक का जो गद्यांश है हम इस अंश में देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि गद्यांश का अनुकरण वाचन आप निश्चित रूप से कीजिएगा, पुस्तक का वाचन निश्चित रूप से कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि अर्थात आधा रतिया या आधी रात के समय जो है चांदनी मेघ बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने जो है
नाना साहब के भग्नावशिष्ट, भग्नावशिष्ट अर्थात खंडहर या टूटा फूटा महल खंडहर बोला जाता है। भग्नावशिष्ट अर्थात जो है खंडहर। तो भग्नावशिष्ट प्रासाद, प्रासाद अर्थात महल, प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय जो है आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी, क्योंकि जनरल आउट्रम के सिर पर जो है भूत सवार था, या जो है कहीं न कहीं वो उस महल को भंग कर देना चाहता था, भस्म कर देना चाहता था। तो कराल रूपधारी आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, वो यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी न डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, क्रुद्ध स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। मुझे आप कुछ समय दीजिए। मैना ने क्या कहा आउट्रम से, मुझे आप कुछ समय दीजिए ताकि मैं जी भर कर रो लूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो गद्यांश है। पर पाषाण हृदय वाले से लेकर के देवी समझकर प्रणाम किया, यहाँ तक। तो प्रणाम, इस पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना में हथकड़ी पड़ी और वह मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता अर्थात इतिहासकार या इतिहास के जानने वाले, इतिहास का जानकार। तो उस समय महान इतिहासवेत्ता या महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। क्या छपा था? कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। किसके किले में? कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। ठीक है, नाना साहब की कन्या जो है मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई, ये छपा था। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही था नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। देवी मैना के साथ साथ जो नाना साहब का महल था उसको भी जलाकर भस्म कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं हैं, अर्थात भाषा के प्रारंभिक रूप से आपको अवगत कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूँ मैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया, चपला देवी कृत यह पाठ आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कक्षा में सम्मिलित हुए, वीडियो को देखें। आप सभी का धन्यवाद।